जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स एंड माय बुक क्लब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारा कोर्स का पहला दिन और ये कोर्स लॉन्च हो रहा है आपका माय बुक क्लब एप्लीकेशन के ऊपर और ये है आज आपकी फर्स्ट डेमो लेक्चर। ओके बच्चों, तो ये जो लेक्चर है ये आपको माय बुक क्लब के यूट्यूब के ऊपर और अंकुश मिश्रा मैथ्स के चैनल पे दोनों जगह मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अब नंबर सिस्टम जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, आप ना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर चाहे वो आपका स्टेट का हो या फिर नेशनल लेवल का हो, बट अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है, नॉट अ टेक्निकल मैथ्स, नॉन टेक्निकल मैथ्स जितनी भी आती है इसके अंदर, अगर उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है, चैप्टर्स और अपने कंप्लीट सिलेबस को जल्दी से कवर करना है, तो नंबर सिस्टम आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको कुछ स्पेशल पावर्स देता है। अगर आपको नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स, कंसेप्ट और ट्रिक्स मालूम है, तो बाकी के जितने चैप्टर्स है, देखो टोटल मैथ्स के अंदर आपके कितने 30 चैप्टर्स आते हैं, सिर्फ ये एक चैप्टर ऐसा है अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया ना, तो बाकी के 29 चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। बट आपको ये एक चैप्टर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलूंगा इस चैप्टर को ढंग से पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर जो जो टॉपिक, जो भी कंसेप्ट, जो भी ट्रिक्स है, वो आपको बाकी के 29 चैप्टर्स के अंदर काम आएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, ये जो कोर्सेज है इसके अंदर सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लूंगा। अभी जो हमारा सीडीएस का, एसएससी का जो भी पेपर हुआ है, यूपी पेट का, सारे क्वेश्चंस मैं इसके अंदर डालने वाला हूं। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर मैं इसके नंबरिंग की बात करता हूँ, देखो अगर मैं इसके नंबरिंग की बात करता हूँ, तो सीडीएस के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं 10 से 15 सवालों के, और आपके एसएससी मेंस के अंदर 10 से 11 सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम से। इससे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, अब नंबर्स क्या है। नंबर्स को यहाँ पे हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक है हमारा रियल नंबर और एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। अगर आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी रहा हो, बट अगर आपका जूनियर कॉलेज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो आपको इन दोनों नंबर्स के बारे में मालूम होगा। ये तो रियल नंबर्स वो थे जो, जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइंस पे डोनेट किया जा सकता है, रियल नंबर्स उनको बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, ये सारे नंबर का, ये सारे रियल नंबर है। जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे आ सकते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1.5 लिखता हूँ, तो ये भी मेरा क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे मैं 2.5 लिखता हूँ, तो ये भी क्या है, मेरा रियल नंबर है। समझ गए। अब आपके मन में रहेगा सर क्या 1/5 ही रियल नंबर है? जी हाँ, 1/5 को भी हम लोग नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखो। ये आपका 1 है। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे 2 लिया। अब मेरे को 1 को ना 1/5 में लिखना है, तो मेरे को ना एक को 5 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और ये 1/5। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 1। मतलब समझ गए। आपको ना केवल नंबर लाइंस को ब्रेक करना है, और जो भी नंबर नंबर लाइंस पे लिखे जा सकते हैं वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, बट इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी का पेपर देते हो, सीसेट देते हो, तो ये वहां पे आपको है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, चलो स्लाइड है आगे। हाँ देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेज जो आपका इमेज इमेजिनरी नंबर है, वो आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ओके, इमेजिनरी नंबर। अब देखो, इसका ना शुभारंभ कहाँ से हुआ था। एक दिन एक मैथमेटिशियन थे, वो ऐसे बैठे बैठे इक्वेशन
सॉल्व कर रहे थे। आई होप कि आप सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में मालूम होगा। ओके, तो वो जब इसकी वैल्यू निकाल रहे थे किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो एक्स का नहीं क्या, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ये जो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उनको ना इस ब्रैकेट के अंदर ना माइनस का टर्म मिल गया, मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac उनको क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। मैंने माना कि ये मेरा क्या है, निगेटिव 12 है। ओके, एक काम कर दे, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। मैंने माना कि ये निगेटिव क्या है मेरा, 1 है। अब वहां पे वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। सोचे अब करे तो करे क्या, -1 का रूट कहाँ से निकालो। देखो -1 के रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने 4 का रूट लेता हूँ तो मुझे ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 है, तो 2 × 2 है। ओके, अब समझ लो मैंने 16 का रूट लिया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 4 × 4। अब मैं इस 2 को -2 × 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही मुझको 4 ही मिलने वाला है। बट ऐसा कौन सा, मतलब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो सेम भी हो बट उसको मल्टीप्लाई करने में मेरा -1 है, तो ऐसी संख्या इस अर्थ पे तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये इमेजिनरी नंबर है, सम्मिश्र नंबर। ओके, तो उन्होंने बोला कि माना जो मेरा आई है क्या, इमेजिनरी नंबर, वो है मेरा -1। ओके, तो उन्होंने इसको नाम बोलते हैं आयोटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं। ओके, आयोटा को उन्होंने वैल्यू दिया आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1। ओके, समझ गए। अब देखो, अब इसमें थोड़ी और बातें देखते हैं। और हाँ, अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी है। ओके, चलो चलो देखो, अब ये उनको क्या मिल गया, उन्होंने मान लिया कि आई एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू क्या है, -1 है। तो उन्होंने बोला लेट सपोर्ट, अगर मैं आई स्क्वायर करता हूँ, तो ये बन जाएगा -1। अगर कभी रूट में आपको -12 मिलता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √(-1) इंटू √12। तो ये जो √12 है, ये आपका क्या बन जाएगा, बताओ। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4 × 3, मतलब 2√3 इंटू √(-1), और √(-1) यहाँ पे किसके बराबर है, आई के बराबर है। समझ गए। तो रूट -12 क्या बन जाएगा आपका, √2√3 आई। समझ गए, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन होता है, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इक्वेशन भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो इक्वेशन होता है ना, उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ओके, जेड जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट किया जाता है। ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका रियल पार्ट है, क्या ये इसका रियल पार्ट है। और ये जो यहाँ पे बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पर, अब ये क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जेड इक्वल्स टू 7 जेड इक्वल्स टू 7 + 4i। ये क्या है मेरा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। समझ गए, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है इसके अंदर। चलो, अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, देखो मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड का साइन लगाते हैं। और जेड के बीच में आप लोग ऐसा लाइन भी मार सकते हो, कोई बात नहीं है। ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट a² प्लस b², मतलब ये a और ये b, मतलब ये 7 और ये आपका 4। ये आपका बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाता है ये आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
वेट जा रहा है। हम्म, चलो ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग नंबर्स लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता, समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उसके अंदर आते हैं जो कि रूट माइनस, मतलब जिस रूट के अंदर माइनस आता है वहां से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ था, मतलब आयोटा का जन्म हुआ था, समझ गए। ये टॉपिक आपके एनडीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन वहां बन के आते हैं, बट सीडीएस एसएससी वगैरह में इससे क्वेश्चन आते नहीं है। ओके, क्योंकि ये आपका पहुंच जाता है टेक्निकल मैथ्स के अंदर। चलो देखो, अब रियल नंबर्स को हमने दो और पार्ट में ब्रेक किया। एक होता है आपका इंटीजर और एक होता है आपका डेसिमल। क्या होता है आपका? एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। इंटीजर माने क्या? इंटीजर माने नंबर, इंटीजर माने एनी नंबर, इंटीजर माने एनी नंबर विदाउट डेसिमल, समझ गए। इंटीजर माने एनी नंबर विदाउट डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको बोल दूं 7/2 मेरा इंटीजर है, बिल्कुल भी नहीं। 7 मेरा इंटीजर है, हाँ। -7/2 मेरा है, नहीं ये मेरा इंटीजर नहीं है, बट -7 मेरा इंटीजर है, समझ गए। फ्रैक्शन में लिखा हुआ कोई भी चीज, जैसे मैं अगर लिख दूं 0.7 इज नॉट एन इंटीजर एंड 0.4 इज ऑल्सो इज नॉट एन इंटीजर, और -0.4 इज ऑल्सो इज नॉट एन इंटीजर, समझ गए। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सिर्फ एक नंबर होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। इसलिए इंटीजर का जो, अगर मैं छोड़ो वो मैं नेक्स्ट टाइम वो आपको आगे वाले स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो, इंटीजर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, कंप्लीट नंबर जिसके अंदर ना ही पॉइंट हो और वो ना ही फ्रैक्शन में लिखा हो। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है आपका 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0.4, 1.2, 3.2। ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया डेसिमल नंबर्स। डेसिमल संख्या ऐसी ही होती है जिसके बीच में पॉइंट है। ओके, चलो देखो, अब आते हैं हम लोग डेसिमल नंबर्स के ऊपर। अब डेसिमल नंबर्स को भी यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। अब डेसिमल नंबर्स को भी यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक आपका दिया गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपका दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर भी दो टाइप दिया गया है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या है, क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये नंबर सिस्टम का थियरी चालू है आपका। अगर नंबर सिस्टम की थियरी आपको अच्छे से समझी है तो ही न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी नंबर सिस्टम के अंदर, समझिए। क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी नंबर्स के अंदर। ओके, चलो। जैसे देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो आते हैं जो डेसिमल टर्मिनेट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल में 0.5 टर्मिनेट हो गया जिस डेसिमल का एंड है 0.4132, 0.99, 0.314571234 एंड हो गया। ओके, 0.112। टेबल को क्या हो रहा है? देखो, 0.112, 0.334, जो डेसिमल एंड हो रहा हो, जो डेसिमल का एंड हो। क्योंकि मैं देखो, मैं 0.5 को 5/10 भी लिख सकता हूँ। मैं 4132 को 0.41, 0.4132 को 4132/999 के बाद में आएगा। इसको मैं 1000 भी लिख सकता हूँ, समझ गए। वैसे ही इसको मैं 0.334 को 334/1000 भी लिख सकता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शंस में बदला जा सकता है, फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, जा सकता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अब इसके अंदर भी आपके दो टाइप आते हैं, देखो। अब ये क्या होते हैं? रिपीटिंग में क्या आता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिपीटिंग वाला, देखो, रिपीटिंग।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपको दे, ये आपको दे देगा 0.222222, ये इन्फिनिट तक चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। 0.4141414141, मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। 0.334 मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो किस में आते हैं, वो रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं, वो रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं। एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसके नंबर्स कभी रिपीट नहीं करते। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.413251741689 ये, और ये आगे बढ़ जाएगा, इसके अंदर कुछ पैटर्न नहीं होता। जैसे पाई का नंबर हो गया, ओके, पाई क्या होता है हमारा 3.1457 है, और ये अप टू 5 लाख तक चल, अभी तक 5 लाख तक डिजिट्स खोजे जा चुके हैं, बट ये आगे और इनफाइनाइट तक है। समझ गए? ओके, जैसे अगर √2 हो गया 1.414, इनफाइनाइट है ये भी। √3 हो गया 1.517, इनफाइनाइट है ये, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये किस में आते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आते हैं। अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या, इन दोनों में इंपॉर्टेंट है टर्मिनेटिंग एंड, और इसमें इंपॉर्टेंट है रिपीटिंग डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे रैशनल नंबर है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, मैंने यहाँ पे मान लिया, मैंने यहाँ पे लिखा 0.2, इसका मतलब क्या होता है 2/10 इक्वल्स टू 1/5। इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिखा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझको, मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें भी क्या लिखा मैंने, रिपीटिंग वाला केस लिया मैंने, ओके, रिपीटिंग वाला लिया। इसमें क्या आता है मेरा 0.414141, 0.41414141, और ये अप टू तक लिमिट तक चलता जाता है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 41/99। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मैं 0.41 पे बार, और जितने नंबर पे बार है उतना नॉन नीचे, मतलब 41/99। इसको भी मैंने क्या लिखा, p/q के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप 41 को 99 से भाग देंगे तो आपके कैलसी में यही डिजिट दिखाई देगा। समझ गए? जो भी नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे एक नई डेफिनेशन सीखने को मिली आपको, किसकी, रैशनल नंबर की। क्या लिखा है ये, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिस भी संख्या को जिस भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं। समझ गए? कितना लिख के लो, तो मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, चलो देखो, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। हाँ, और डेसिमल उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 0.2/0.5। अब सब लोग बोलेंगे सर 0.2 भी तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं, और 5 को हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर हुआ। गलत, ये 0.2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी इसको 2/10 में लिखा नहीं गया है। ये 0.2, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ये बताओ कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, मैंने ना इसको 2/10 के फॉर्म में लिखा है, ना ही मैंने इसको 5/10 के फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा है। और डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए होने की वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट निकाल दूं दोनों, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2/5 बन जाएगा। ये मेरा रैशनल नंबर है, ये मेरा रैशनल नंबर है। समझ गए? ये इसका आगे का सॉल्यूशन है। बट अगर मैं पूछूं सिर्फ इसी के बारे में बताओ,
तब केस क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है, सिर्फ इसी के बारे में पूछा तो। अगर मैंने आपको बोला कि 0.2 अपॉन 0.5 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप लोग यहाँ पे 2/5 इजिली लिख दोगे। ये अब रैशनल जाके बना है, ये रैशनल नहीं था पहले, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर होता है? हाँ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। समझ गए? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके, चलो लिखो यहाँ पे, स्टार डाल के लिखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। जैसे 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूँ, 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ। समझ गए? मैं सारे इंटीजर्स को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, वो मेरे रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। इसके अंदर कोई डाउट आपको? ओके, कोई डाउट नहीं? देखो, अगर कोई भी डाउट होता है ना आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। बड़े जल्दी एक आप सबका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा, जिसने जिसने कोर्स लिया होगा। और देखो गाइस, ये कोर्स ना बहुत ही, मतलब कि बोलते हैं ना, एकदम चीप रेट है। डेली का 5 रुपया केवल आपसे, ना ही कुछ ज्यादा और ना ही कुछ कम। 5 रुपया आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप ये कोर्स को लेना चाहते हो तो। ओके, समझ गए? और इस कोर्स के अंदर आपको 5000 क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। अब दिन के 5 रुपए में आप लोग अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना, वहां पे आपसे मिनिमम रेट में बोल रहा हूँ आपको, 12,000 रुपीज लेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के मिला के। और अगर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने गए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट, तो 15,000 रुपीज। समझ गए? यहाँ पे केवल आपको 5 रुपए में सब कुछ मिल रहा है। आपको शीट्स मिलेंगी, शीट्स के आप लोग बाहर से प्रिंट निकाल सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। प्लस अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ। देखो, आपको जो वीडियोस मिलने वाली है ना, वो यूट्यूब की एक, मतलब लिंक लिंक मिलेगी, जो लिंक सिर्फ आपके साथ ही शेयर की जाएगी, किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग लिंक का कैसे यूज करते हो। आप लोग उससे उससे पढ़ते हो या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। ओके, चलो चलो, समझ गए? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रियल नंबर्स को दो हिस्सों में बांट के रखा है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक लाइन और डाल दो यहाँ पर, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रियल नंबर भी क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। रियल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। समझ गए? जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाया जा सके, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और हर एक रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ओके, चलो देखो, अब रियल नंबर्स को मैंने यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा है। मैंने रैशनल नंबर आपको सिखा दिया, जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो आप लोग, रैशनल नंबर का लिख लिया और इरेशनल नंबर का लिखो, जिन संख्याओं को, which numbers cannot be written in the form of p/q, those are irrational number। जिन संख्याओं को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं क्या होंगी? इरेशनल नंबर्स होंगी। समझ गए? वो संख्या क्या होंगी? वो संख्या इरेशनल नंबर्स होंगी। अब अगर मैं आपको इसका ना हिंदी बताता हूँ, 2 मिनट का हिंदी ना, का हिंदी मेरे पास भी नहीं है। इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, रैशनल नंबर्स। हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखो, ये ना, हिंदी पे मत जाओ, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। बट हिंदी मीडियम के बच्चों जो देख रहे हैं ना, मैं आपसे बोलूंगा, कम से कम कुछ चीजें ना इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपने पूरा ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में ही किया होगा, जहां तक मुझे इसी उम्मीद है आपसे कि अगर आप लोग ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए जा रहे हो, लाइक CGL CDS वगैरह के लिए, और आपको अगर इतना भी ना आता हो तो वेस्ट है, फिर एग्जाम ही मत दो, इससे अच्छा तुम लोग।
तो मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स लाइक नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोस को, शून्य की संख्या नहीं पढ़ना है आपको, समझ गए। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि शून्य की संख्या क्या है, तो आपको कौन से क्वेश्चन पे जाना है, उसके इंग्लिश वर्जन को देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, समझ गए, क्योंकि ये सफिशियंट है, ये लैंग्वेज बहुत ही इजी है। हिंदी इज द वेरी टफेस्ट लैंग्वेज। आपको मालूम है भारत की सबसे प्राचीनतम लैंग्वेज कौन सी मालूम है? संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीनतम लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। अब संस्कृत का यूज क्या है देखो, जो जो नासा के साइंटिस्ट लोग हैं, अभी एक रिसर्च था, अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज से मतलब धरती से सैटेलाइट को अगर कोई सिग्नल भेजा जा रहा है, ओके, तो अगर हम लोग कोई और लैंग्वेज लेते हैं तो वो लैंग्वेज क्या होता है, रास्ते में वो इंफॉर्मेशन का लैंग्वेज बदल जाता है, वो यहाँ पे पहुंचता कुछ और है, इसलिए यहाँ पे डिकोडर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डिकोडर लगाया जाता है। बट संस्कृत नहीं होता। अगर किसी लैंग्वेज को हम लोग संस्कृत में लिख के भेजे तो वो सैटेलाइट में एज इट इज जाता है और वहीं से वैसा आता है, तो यहाँ पे डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर साइंस के बच्चे रहोगे तो ये आपको समझ में आता होगा। और संस्कृत से ही निकला है हमारा हिंदी। तो हिंदी इज ए वेरी टफेस्ट लैंग्वेज। हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वो आसान भाषा वाली है। अगर प्योर मैथमेटिक्स में देखने गए ना तो नहीं करना है। और देखो एक इक्वेशन का नाम होता है आपका क्या, देखो शायद यहाँ पे ना मेरा चेहरा आ रहा होगा, देखो एक इक्वेशन आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब अगर मैं आपको ये इंग्लिश में पढ़ने के लिए सफिशियंट है, अब हिंदी में कोई आपको इसको बोले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अच्छा थोड़ी लग रहा है ये। माना हिंदी इज आवर लैंग्वेज, बट नहीं, आपको ना कुछ चीजें इंग्लिश में रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल, जैसे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, इसको नहीं लिख सकता पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? इसके अंदर आता है पाए। पाए को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर किसी ने बोला सर पाए तो हमारा 22/7 होता है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, गधो ये इक्वल टू का साइन नहीं होता। वो लोग बोलते हैं मान लो, मान लो, माना पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई अप्रोक्सीमेट 22/7 मतलब 3.14 के बराबर होता है। बट पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या है? 3.14, अप टू का इन्फिनिटी तक गई है वो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, समझ गए। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बट ओरिजिनल पाई क्या है आपका? ओरिजिनल पाई आपका इरेशनल नंबर है वो, ओके। फिर उसके बाद में क्या आता है आपको? √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है। ऐसे सारे रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं वो सारे के सारे क्या है आपके? इरेशनल नंबर्स हैं, समझ गए। ऐसे रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते वो सारे के सारे क्या है आपके? इरेशनल नंबर है। इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, √19, √20, √21, बट √25 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि √25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है, समझ गए। और उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाता है? 5, और 5 एक रैशनल नंबर है हम लोगों का। ओके, समझ में आ गया। नोट्स बनाओ अच्छे से, देखो सिंप्लीफाइड रखो नोट्स को, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, ओके। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स है, जो मैंने खुद से लिखे हैं, समझ गए। मैं आपको 2 मिनट दिखा देता हूँ, वेट, ये देखो, शायद दिखाई दे रहा हो आपको, ओके। ये सारे के सारे नोट्स क्या है? ये सारे के सारे नोट्स मैंने बनाए हैं लेक्चर के पहले, ओके बच्चों। तो ये सारे के सारे नोट्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। बट आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने हैं, ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है उसको, समझ गए। ओके, चलो अब आते हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स, व्हाट हैपेंड? चलो देखो, इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या होता है? पूर्णांक, पूरी संख्या, पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में भी बोला जाता है पूर्णांक बोलते हैं, और ये पूरी संख्या होती है। तो इंटीजर्स होते क्या है रियल में? इंटीजर्स एक कंप्लीट नंबर होता है, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। इंटीजर्स एक कंप्लीट नंबर्स होते हैं, चाहे वो आपका प्लस हो या फिर माइनस हो, -1, -2, -3, अप टू ये इंफिनिटी तक जाएगा, समझ गए।
पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, +1 +2 +3 +4, ये अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। और उसके बाद में ये दोनों आपके बन गए इंटीजर्स। ओके, अब आता है आपका बीच में ये नंबर 0। 0 के लगते ही पूरी केसेस बदल जाती है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर्स का नंबर, लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक, ये मेरे क्या, ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 0 1 2 3 4, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा, ये अब मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं रहा, ये अब मेरा बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा, ये होल नंबर्स बन जाएगा। होल नंबर्स में क्या आता है, जिसके अंदर 0 इंक्लूड हो, 0 के इंक्लूड होते ही ये क्या बन जाएगा मेरा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, ये होल नंबर बन जाएगा। समझ गए क्या होता है। होल नंबर्स के अंदर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होंगे, और हाँ, होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स बिल्कुल नहीं आते, काउंट ही नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट होते हैं। और ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये सारे के सारे रियल नंबर से जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। चलो, समझ में आ गया। कोई डाउट इसके ऊपर कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, कोई डाउट नहीं है। ये अलग अलग रहेंगे, बट अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर अगर 0 ऐड होता है तो ये 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब आते हैं इंटीजर्स के एक और टाइप के ऊपर, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, समझ गए। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन संख्याओं को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 2। हिंदी में लिख देता हूं मैं, जिन नंबर्स को, जिन नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। देखो, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखो। एग्जाम में आपसे ब्रीफ आंसर तो मांगने वाली नहीं है, चाहे आप यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, जैसे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में किसी अपने फ्रेंड से बात करते हो, मित्र या मित्री से। ओके, और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन संख्याओं को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिन संख्याओं को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझिए, वो आपके क्या होंगे, वो आपके ऑड इंटीजर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे मैं ना इसको थोड़ा मिटा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे और चीजें लिखनी है, तो आप लोग लिख क्लियर हो गए ऐसा मैं मान के रख रहा हूँ इसको। ओके, चलो देखो, ये हो गए मेरे इंटीजर्स के 2 टाइप। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं 2 के फॉर्म में, ये क्या होते हैं, 2 के फॉर्म में होते हैं। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 के फॉर्म में होते हैं। समझ गए, मतलब जो 2 के मल्टीपल हो, जो क्या हो, 2 के मल्टीपल हो। और k इज एन ऑलवेज इंटीजर, k इज ऑलवेज इंटीजर, k इज एन ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर को हम लोग स्पेशल जेड से भी डिनोट करते हैं। समझ गए, इंटीजर को हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। ओके, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वहां पे ऐसे लाइन थी बीच में, समझ गए। चलो, तो के क्या है, के मेरा एक इंटीजर है, मतलब वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इवन इंटीजर्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 0 2 4 6 अप टू इंफिनिटी तक। अब आपके मन में रहेगा, सर 0 के 2 से डिवाइड होता है, 0 के 2 का मल्टीपल है। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा 0 आएगा। डिवाइड हुआ ना, डिवाइड होना जरूरी है गाइस, डिवाइड होना चाहिए। तो क्या है, 0 भी मेरा क्या है, इवन इंटीजर है। ओके, फिर उसके बाद में ऑड इंटीजर्स को हम लोग 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, 11 13, फिर बाद में आपका 15 17 19 अप टू, ये सीरीज चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी तक। समझ गए। तो इवन इंटीजर्स का 2k होता है,
और ऑड इंटीजर्स का 2k+1 होता है। देखो, क्या आप में से कोई मुझको ये यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ पे k मेरा इंटीजर ही क्यों है? कुछ भी ले सकता हूँ, जो नंबर दो दो के साथ में मल्टीप्लाई हो वो तो इवन नंबर ही रहेगा। ये आपने बचपन में देखा है, जो संख्या दो का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है ना। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, अगर मैं दो के साथ में 3.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 7 बन जाएगा। अब क्या 7 मेरा दो का मल्टीपल है? नहीं है ना। बट अगर मैं दो के साथ में 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इवन बन जाएगा 14। देखो, अब ये दो का मल्टीपल है, समझ गए? इसीलिए ये मेरा क्या होना चाहिए, ये मेरा इंटीजर होना चाहिए। आई होप कि आपको, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा इंटीजर होगा। समझ गए? इसके अंदर कोई डाउट? सिंपल टॉपिक है। देखो, नंबर सिस्टम ना आगे आपके एडवांस होते जाएंगे जैसे जैसे, देखो जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। समझ गए? क्वेश्चंस के लेवल अपने टॉप मोस्ट पे पहुंच गए हैं और भी ऊपर जाएंगे वो लेवल। समझ गए? तो आपको ना मैं कैट तक के क्वेश्चन सिखाऊंगा इसके अंदर। कैट का एग्जाम मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस्ट एग्जाम पूरे इंडिया के अंदर। समझ गए? मैं आपको उसके भी क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो डोंट बी फियर, केवल बने रहो, शांति से पढ़ते रहो। और देखो गाइज, अगर आज आपने मुझको चूज किया, मुझसे पढ़ना अगर आपने आज डिसाइड किया है, तो आगे ना, आगे जाकर आप किसी और से मत पढ़ना कभी। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, टीचर चेंज करने की गलती मत करना। अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ के रखा है, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल नहीं होता कि वो हर टीचर से पढ़ने के बाद में अपने माइंड के अंदर स्टोर रख सकता है। अगर किसी एक बच्चे को कोई टीचर ए अगर पसंद आता है, तो उसका माइंड उसके साइड में ही जाएगा, चाहे वो टीचर जो मेथड बताएगा उसको वो अच्छा लगता है, चाहे वो लंबा या छोटा, डजेंट मैटर। और उसके जगह अगर कोई बी टीचर आता है, दूसरा टीचर आता है, उसके पास उससे अच्छे मेथड्स है, जो भी है, लेकिन वो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। समझ गए? इसलिए अपने टीचर को चेंज मत करो। अगर आपको आज लगता है कि आपको मुझसे पढ़ना चाहिए, तो ही मेरे कोर्स को आगे बाय करना आप लोग। और कोर्स बाय करने का अर्थ क्या है, आप लोग केवल नंबर सिस्टम एक चैप्टर बाय करके देख सकते हो, कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे शीट के अंदर है, प्लस 100+ क्वेश्चन आपके इस साल के एग्जाम्स में पूछे गए। एसएससी के इतने शिफ्ट के क्वेश्चन निकाल दूंगा ना मैं, जो 100 से ज्यादा बन जाएंगे। समझ गए? कोई शक इसके अंदर नहीं? तो आप ना सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के देख लो, बाद में भरोसा आपको अपने आप हो ही जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर दो नंबर्स आते हैं, एक आता है आपका प्राइम नंबर और एक आता है आपका कंपोजिट नंबर। स्लाइड है, आगे स्लाइड है, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताओ? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब देखो, बचपन में ना सबके मन में बहुत डाउट था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं। बिल्कुल सबके मन में यही रहता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के अंदर ऑड नंबर्स भी आते हैं, तो सब लोग प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स को ना कंपेयर करने लगते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो यहाँ पे, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल, जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं। जो एक से भाग जाए या फिर खुद से भाग जाए, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं मेरे? प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे अब कितनों के मन में आएगा, सर एक भी तो एक से भाग जाता है। गलत, एक सिर्फ एक से भाग जाता है, और वो जो खुद से भाग जाता है वो भी एक है। इसलिए ये पहले नोट यहाँ पे लिख लो, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ एक से या खुद से भाग जाते हैं। समझ गए? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दो, तो दो से भी भाग जाता है और एक से भी भाग जाता है। तीन एक से ही भाग जाता है, पांच से ही भाग जाता है। तीन एक से ही भाग जाता है और खुद से भाग जाता है, पांच हो गया, सात हो गया। फिर उसके बाद में नौ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि नौ तीन से भी भाग जाता है। समझ गए?
9 एक ऑड नंबर है, लेकिन सारे ऑड नंबर्स यहाँ नहीं आते। जैसे 11 हो गया, 11 के बाद में 13 हो गया, फिर बाद में आपका 17 हो गया। और हाँ, प्राइम नंबर्स ना बहुत, मतलब कि बोलते हैं ना, एक ना, अगर किसी ऑप्शन का आंसर आपका प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर का मल्टीपल है, तो वो आपका मतलब कि एकदम चांदी लक होता है। वो मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा कि प्राइम नंबर्स कितने लकी होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब जो इंपॉर्टेंट प्राइम, और ये इन्फिनिटी तक है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है 7, 11, 13, और एक आता है यहाँ पे 37। क्योंकि देखो यहाँ पर 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है आपका 1001। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है ये। मैं आपको डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट में आगे सिखाऊंगा कि 7, 11, 13 का यूज क्या है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फॉर सीडीएस एंड एसएससी। एसएससी वालों ने तो इसको दिल से लगा के रखा है कि नहीं, पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन पूछूंगा ही मैं। फिर उसके बाद में 37 का क्वेश्चन। 37 सीडीएस का अब फेवरेट बनना शुरू हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि 37 के मल्टीपल से पहले क्वेश्चन नहीं पूछते थे। बट जब से डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट के अंदर, रिमाइंडर के अंदर, ये लोग ने 37 का यूज करना शुरू किया है, तो 37 इंटू 3 क्या होता है मेरा? 111 होता है। समझ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, भूलना मत आप लोग। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो, और 7, 11, 13 का एक खुद का डिविजिबिलिटी का एक कॉमन रूल भी होता है। इसके लिए आपको सबके सेपरेट रूल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉमन रूल भी आगे सिखाऊंगा। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। ये इतना आपको समझ में आ गया। जिन नंबर से केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, केवल केवल दो फैक्टर्स। अब अगर मैं आपको पूछ लूं इवन प्राइम नंबर कौन सा है, क्या है? यहाँ पे इसको स्टार मार्क डाल के लिख लो, ये आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिख लो इसको, इवन प्राइम नंबर। ओनली वन इवन प्राइम नंबर कौन सा है? यहाँ पे आपका दो है, जो कि इवन भी है बट आपका प्राइम नंबर भी है, क्योंकि बाकी सारे नंबर तो आपके ऑड है ही। इवन प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू दो। चलो, मैं आपसे ना अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टेटमेंट देके लिखो यहाँ पे। स्टेटमेंट 1, every odd number every odd number is a prime number। every odd number is a prime number। फिर सेकंड स्टेटमेंट मैंने क्या दिया? सेकंड स्टेटमेंट मैंने दे दिया, सेकंड स्टेटमेंट क्या दूं? सेकंड स्टेटमेंट लिख लो, पाई इज एन रैशनल नंबर। पाई इज एन रैशनल नंबर। चलो, अब ऑप्शन लिखो। यहाँ इसमें से निकालना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, ये आपको ढूंढ के निकालना है। अब मैं आपके ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरा चेहरा है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका? ओनली वन। ऑप्शन बी ओनली टू। ऑप्शन सी ओनली वन एंड टू। ऑप्शन डी नेदर वन नॉर टू। ओके, चलो बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? देखते ही बोलना चाहिए आपका कि पाई एक रैशनल नंबर नहीं है एंड एवरी ऑड नंबर इज अ प्राइम नंबर। ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी मेरा आएगा। कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 9 भी मेरा एक ऑड नंबर है, लेकिन 9 मेरा प्राइम नंबर, 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर है यार। वो एक से ही भाग जाते हैं, 3 से ही भाग जाता है, 9 से ही भाग जाता है। समझ गए? और पाई मेरा एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, बट ये रियल में कितना है? 3.14, 3.14, 3.1457 अप टू इंफिनिटी तक ये जा रहा है, बढ़ी नहीं रहा है, 5 लाख तक मिल गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, चलो, समझ में आ गया? ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसकी थियरी पहले पता होना बहुत जरूरी है। और सीडीएस को तो थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। सीडीएस 2 में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, बट सीडीएस 1 में थियोरेटिकल क्वेश्चंस की नंबर सिस्टम के अंदर वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है। समझ गए? चलो, आई होप कि हाँ, हमारे सारे स्लाइड यहाँ पे क्या हो गए? खत्म हो गए। एक बार ना मैं, हाँ, लास्ट का एक दो टॉपिक और बचा है आपका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
अभी तो केवल प्राइम नंबर ही हुआ ना, कंपोजिट बाकी है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का ठीक उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर देखो क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा हो। ऐसी संख्या है या फिर ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा हो। 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो, क्योंकि अगर 2 पे पहुंचा तो प्राइम नंबर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ लो, देखो 1 2 3 तो नहीं है, क्योंकि एक क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो वो वो कंपोजिट भी नहीं है। तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। बच गया आपका क्या, 4। 4 के 3 फैक्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं 4 के फैक्टर? 2, 4 और 1। फिर उसके बाद में क्या आता है हम लोगों का? 2 4 5 नहीं आता, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 आता है और 9 आता है। और ये आगे सीरीज बढ़ता रहता है, इंफिनिटी तक है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है जो एग्जाम में पूछा गया है, 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, समझ गए? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका? 4 है। फिर उसके बाद में ये 9 क्या है आपका? 9 क्या है आपका? ऑड कंपोजिट नंबर। क्या है आपका ये? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, क्योंकि बिगर का तो हम लोग पता नहीं लगा सकते क्योंकि बिगर बहुत बड़ा होगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, समझ गए? ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कंडीशन है, इसको याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं ये सब कुछ। समझ गए? चलो, तो कंपोजिट नंबर भी पढ़ लिया आपने। ओके, अब आते हैं, हमारा एक और टॉपिक आता है इसके बाद, जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये भी बोला जाता है। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, दोनों की दोनों सेम है, केवल इनके ना मैथमेटिशियंस मैथमेटिशियंस ने नाम अलग अलग रख दिए उनके शौक के हिसाब से। भाई शौक बड़ी चीज है। देखो, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं? ऐसी संख्या है जिनमें कोई भी मल्टीपल्स ना हो, जिनका क्या हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो। ऐसी संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और 3, कुछ भी कॉमन है नहीं है। एचसीएफ कितना है इनका? 1 है। एचसीएफ एचसीएफ कितना है 2 और 3 का? 1 है। फिर उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे 4 और 7, 6 और 5, 9 और 10। क्या है इनके? ऐसी दो संख्या है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप लोग ना 4 और 8 नहीं ले सकते, दोनों के बीच में 2 कॉमन है, या फिर 8 के अंदर 4 भी आता है और 2 भी आता है। समझ गए? तो ऐसी संख्या आपको नहीं लेनी है। ऐसी संख्या है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये लाइन आपको अपने नोटबुक में अपने लैंग्वेज में लिखनी ही होगी। ऐसी संख्या है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना हो? 1 हो। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर नहीं? बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, 2 टॉपिक और बाकी है, उसको भी नेक्स्ट टाइम के लिए क्यों छोड़ू मैं। देखो यहाँ पे एक आता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। क्या आता है आपका? परफेक्ट स्क्वायर आता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी संख्याओं को जोड़ने पर नंबर वापिस आए विदाउट एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। यहाँ पे लिख के लो, जिसके सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर, सासे नहीं सारे, जिसके सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर फैक्टर्स को जोड़ने पर जिसके सारे फैक्टर्स को जोड़ने पर विदाउट एक्सक्लूडिंग विदाउट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दैट नंबर, वही नंबर वापिस आए, वही नंबर वापस आ जाए, वही नंबर वापस आ जाए। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, डोंट गो ऑन दी विद द लैंग्वेज। समझ गए? देखो जैसे मैंने अभी लिख दिया 6, 6 क्या है मेरा?
6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे मेरे, एक तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और कुछ 6 बनेगा। एक मेरा इन सारे नंबर से भाग जाता है, बट मेरे को इसके सिर्फ फैक्टर्स को जोड़ने हैं, बट 6 को नहीं जोड़ना है, वो नंबर को नहीं जोड़ना उसके अंदर। अब इसके सारे जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखे उसको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कितना बन गया, 6 बन गया। तो ये क्या है, ये मेरा परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, ये परफेक्ट नंबर आएगा यहाँ पे। ये क्या आएगा आपका, परफेक्ट नंबर आएगा। चेंज कर लो क्योंकि मेरे पास तो पावर पॉइंट है, आपके पास नोटबुक है। ओके, चलो देखो, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा परफेक्ट नंबर है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 15 लेता हूँ, 15 मेरा किससे किससे भाग जाता है, देखो 1 से जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है और 15 से जाता है। तो 15 को छोड़ के इन तीनों को जोड़ दो यहाँ पे, 5 3 8 1 9। ये मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 28 लेता हूँ, 28 मेरा किससे किससे भाग जाएगा, यहाँ पे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 14 से जाएगा और फिर 28 से जाएगा। तो 28 को लेना नहीं है, बाकी इन सबको जोड़ दो। देखो यहाँ पे 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10 और ये 14, 24 + 4 मतलब 28, मतलब 28 इज माई परफेक्ट नंबर। समझ गए परफेक्ट नंबर की पहचान कैसे होती है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ परफेक्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट नंबर, अगर इसके सारे फैक्टर्स का आपको रेसिप्रोकल निकालने के लिए बोल दे, तो मान लो मैं आपको बोल दूं कि 6 के इतने फैक्टर्स है, कितने, 1 2 3 और 6। अगर इन सारे संख्याओं के आपको रेसिप्रोकल निकालने के लिए बोल दे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल, फाइंड दी फाइंड दी सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स, ओके, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो मालूम है आपको, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स मतलब अभी सबके सब आएंगे इसके अंदर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय दैट नंबर। कैसे होता है देखो यहाँ पे, अगर मैं इसके रेसिप्रोकल को जोड़ता हूँ, 1/1 + 1/2, वेट, सॉरी गाइस, ओके, चलो देखो यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। अब मुझे इन सबका सम निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने इन सबके डिनोमिनेटर को सेम किया, क्या था, मैंने इन सबको क्या किया, 6 बनाया, एलसीएम लिया, इतना तो आता ही होगा आपको। तो ऊपर मुझको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 प्लस इस 2 को 6 बनाने के लिए ऊपर मुझको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 प्लस, और इस 3 को 6 बनाने के लिए मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे मेरा 1। तो दिख रहा है ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ये क्या है मेरा सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स है। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए बड़े अक्षरों में, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल्स टू रेस रेसिप्रोकल ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स, थोड़ा चेंज करो, sum of all reciprocals equals to sum of all factors, sum of all factors is divided by what number। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलो अब आ जाओ, एक लास्ट कंसेप्ट है हमारा, ये आपने अपने स्कूल के जब आपको नंबर सिखाया जा रहा था ना स्कूल में, तीसरी चौथी में, तब आपने इसको देखा होगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये क्या होता है देखो, अभी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू रियल में होते क्या। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं यहाँ पे 82591, ओके, अब फेस वैल्यू क्या होती है, देखो फेस वैल्यू क्या है, आप किसी को किसी का चेहरा देख के बोल नहीं सकते कि वो बंदा कैसा है, कि उसकी पावर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, आप लोग कहीं बाहर गए और वहां पर एक जो है आईएएस ऑफिसर ऐसे घूम रहा है रोड के ऊपर, लाइक वो भी मार्केट में निकला है और यहाँ पे आप हो, ओके, तो गलती से आप दोनों का क्या हो गया, धक्का लग गया और आपने इसको एक खींच के लगा दिया।
अब उसके फेस पे लिखा तो नहीं है ना कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। अगर आपको मालूम होता तो क्या आप लोग उसको मारते? इन शॉर्ट नहीं मारते आप लोग, छूते भी नहीं, समझ गए? तो फेस वैल्यू वैसी ही होती है जैसी दिखाई दे रही है, फेस वैल्यू वैसी होती है जैसी दिखाई दे रही है, कि उसका प्लेस इस बंदे को मालूम नहीं है। तो सेम केस यहाँ पर हो रहा है, सेम केस यहाँ पे है हमारा। फेस वैल्यू वही है जो यहाँ पे पूछी गई है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो मैं यहाँ पे पूछ लू फेस वैल्यू ऑफ 8 मतलब क्या? फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है आपका? फेस वैल्यू 8 आपका 80 है। बट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है आपका? यहाँ पे 8 लगा दो और यहाँ पे 4 बार 0 लगा दो। ये आपका कितना बन जाएगा? 80,000 बन जाएगा, समझ गए? ये उसकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू बहुत बड़ी है फेस वैल्यू से, समझ गए? इसके लिए बोलते हैं सफलता पाओ, शक्ल से कुछ नहीं होता। शक्ल देख के कोई किसी का अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो बंदा कितना पावरफुल है या फिर कितना कमजोर है। वी कांट टेल। ओके, देखो अगर यही नंबर्स आपको क्या बोल दिया जाए, यही नंबर्स आपको, अगर मैं आपको यहाँ पर ये 82 पॉइंट, रुको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते क्वेश्चन को। अगर मैं यहीं पे आपको ये 82.591 दे दूं, तो इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू तो अभी भी इसकी 8 ही रहेगी, फेस वैल्यू में इसके कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। बट जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? 8। 8 यहाँ पे लगाओ, बाद में 0.000। ये क्या है? ये मेरा 80 तो है, प्लेस वैल्यू क्या है? 80 है, समझ गए? सिर्फ एक पॉइंट आने से इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? घट गई, समझ गए? इसलिए कभी भी अपने जीवन में पॉइंट मत लगाओ, ऑलवेज यूज कॉमा, क्योंकि कॉमा से वैल्यू बढ़ती है, पॉइंट से घटती है। फुल स्टॉप कभी मत लगाना किसी भी चीज के ऊपर। अगर हार गए तो वहां से कॉमा लगाओ, दोबारा स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपके पास क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, आपने उस काम को हारा है, समझ गए? और हारा भी तो कैसे? आपने सीखा है। देखो आपको तब तक कोई भी नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार ना मान लो। मान लो कि एक बंदा है, वो किसी रेस के लिए तैयारी कर रहा है, ओके? बंदा पहले साल हार गया, दूसरे साल हार गया, तीसरे साल हार गया, लेकिन चौथे साल जीत गया। अगर उसने फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे ही क्विट कर दिया होता, तो क्या वो आज विनर बनता? कभी नहीं बनता वो विनर आज, समझ गए? वो विनर कभी नहीं बनता। इसीलिए हमेशा अपने लाइफ के अंदर कॉमास लगाओ, पॉइंट मत लगाओ, समझ गए? आई होप कि आपको प्लेस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। और अगर कुछ डाउट है भी तो कमेंट सेक्शन में पूछो ना यार, डाउट बताने के लिए मैं हूँ। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको दे दूं यहाँ पर, कि इस लेक्चर के अंदर ना आपको सब कुछ क्या, ये एंड ऑफ द स्लाइड हो गया, मैं यहीं पे लेता हूँ। देखो अब इसके अंदर ना आपको क्या क्या सब कुछ कैसे मिलने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसके अंदर फर्स्ट एक तो आपको 210 से 200 प्लस से ज्यादा लेक्चर मिलने वाले। और जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसके अंदर ही 300 से ज्यादा क्वेश्चन। अगर ओवरऑल न्यू क्वेश्चन लेके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो ये 350 से लगभग 400 क्वेश्चन है आपके। कितने? 400 क्वेश्चन है केवल और केवल नंबर सिस्टम से। 400 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, किसी बुक के अंदर 400 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जितने मेरी शीट में मिल जाएंगे, समझ गए? मेरी शीट लगा लो, इनफ है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है मेरी शीट्स, सी सेट तक के लिए यहाँ तक इनफ है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है? वेट जा रहा ना, मैं इसका बटन चालू कर देता हूँ। ओके, वेट बच्चों, चलो कोई नहीं, देखो। ओके, देखो, तो इसके अंदर ना आपको 400 क्वेश्चन मिलने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इसके बाद जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आज का जो वीडियो है वो आपको, क्या हो रहा है, जरा 2 मिनट रुकना आप लोग केवल। ओके, चलो वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 210 से ज्यादा आपको एक तो यहाँ पे लेक्चर्स मिलने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद क्या होगा? ओके, देखो, फिर उसके बाद जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर आपको 400 से ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं।
ओके, अब ये वीडियो आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएगी? ये वीडियो आपको मिल जाएगी माय बुकलो के ऊपर, माय बुकलो के यूट्यूब चैनल के ऊपर, ओके, और मेरे अंकुश मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, दोनों जगह आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, माय बुकलो ऐप को डाउनलोड करना है। आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के मोर देन 10,000 पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, बहुत सारे नोट्स है वहां पे, और मैं अपने भी स्पोर्ट्स का नोट्स वहीं पे अपलोड करने वाला हूँ। अब देखो, अब आगे आने वाले टाइम में आपको इस लेक्चर्स, मतलब जो भी लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंकुश मिश्रा मैथ्स पे अपलोड होंगे, क्योंकि ये पेड कोर्स है, ओके बच्चों, जिसकी कीमत है 5 रुपए प्रतिदिन, ओके। तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अब ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे कैसे? आप जब भी एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपका आपको ना मेरे वीडियो के नीचे ना यूट्यूब का लिंक दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना, अंकुश मिश्रा मैथ्स को अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करना है। मैं वहां पे कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स एक प्लेलिस्ट वहां पे बना दूंगा, या फिर चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट वहां पे बना दूंगा जहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी। तो वहां पे आपको यूट्यूब का लिंक दिया होगा, और वो यूट्यूब का लिंक प्राइवेट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा, समझ गए? वो लिंक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे ही उसको देखेंगे, समझ गए आप लोग? कोई डाउट इसके अंदर? और आप लोग ऐप पे ही देख पाएंगे वो वीडियो को, ओके। तो इसके अंदर कोई भी नहीं है कि ये पेड पेड कोर्स वगैरह नहीं है, नहीं, ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस प्राइवेट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिन्होंने इस कोर्स को बाय किया है, समझ गए? प्लस आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेंगे, और पीडीएफ भी कितना, पीडीएफ भी आपको 200 से ज्यादा दिए जाएंगे, 200 से ज्यादा पीडीएफ, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस, और क्या चाहिए आपको? और भी कुछ चाहिए तो बताओ यार, बहुत इनफ है, इतना पढ़ के जाओ, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे आप लोग, समझ गए? केवल पेशेंस रखो। स्टार्टिंग में मैं नंबर सिस्टम के बाद केवल एडवांस मैथ पे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सीडीएस का एग्जाम नजदीक है, और उसके बाद हमारा जो गाड़ी होगा वो ट्रैक पे रहेगा। देखो 2 से 3 महीना ज्यादा लगे कोई बात नहीं है, बट सिलेबस एक बार कंप्लीट करके ही जाओ, उसके लिए कोई ढील मत दो आप लोग अपने लिए, ओके बच्चों? चलो, तो आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रख आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और हाँ, नेक्स्ट टाइम घर से रिवाइज करके आना, बिना रिवीजन के आना ही मत। आप लोग दिन का ना 5 रुपए दे रहे हो, उसकी भी कीमत है, समझ गए? वो 5 रुपए तभी दो जब आपने रिवाइज किया हो, समझ गए? 5 रुपया कम समझ के फ्री समझना कुछ नहीं है। 5 रुपए की भी कीमत है, उसको उसको कमाने के लिए भी मेहनत लगता है। अगर आपके पेरेंट्स से आप लोगे तो भी उसको मेहनत लग रहा है, या फिर आप खुद जॉब भी करते हो तो भी वो 5 रुपया बहुत कीमती है। तो बिना रिवीजन किए अगला लेक्चर बाय मत करना बच्चों, समझ गए? ये आप सबके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है यहाँ पे, कि अगर आपने रिवीजन किया है तो ये आप अगला लेक्चर बाय करो, ओके। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सी यू। और रिवाइज करके ही आना, चलो बाय।